हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से आ गए हैं हम एक नया वीडियो लेकर, जो कि होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का कंटिन्यूएशन पर। तो आज हम सीखेंगे इसका एक नया एप्लीकेशन, जो कि होगा डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका क्या मतलब होता है, पूरा इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको दी हो तो हमको पता चल जाए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हम उसका रिलेशन निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला निकाल देंगे जस्ट बाय नोइंग दैट कि वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। बहुत ही इजी मेथड है और ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है सारे लेक्चर्स में, बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो IIT JEE में भर भर के आए हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। तो नोट्स बना लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एक्चुअली डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें हमको बोल दिया जाएगा कि एक क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो उसी को हम रिलेट करके हम अपना फॉर्मूला निकाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है वो मास एंड एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, बिकॉज F=ma आपने पढ़ा होगा। तो आपके मन में कभी कभी सवाल आता होगा कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता होगा। तो मास की पावर 1 और एक्सेलरेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये m⁻m² क्यों नहीं था, या m⁻√a क्यों नहीं था। इसी तरह का कोई दूसरा फार्मूला भी आ सकता था, लेकिन वो फार्मूला कैसे आया है, वो डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करके आया है। और उसी को यूज़ करके हम ये फार्मूला कैसे आया है उसी को हम प्रूफ कर देंगे। ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल होते हैं, जैसे P=h⁻g हो गया। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻g होता है। ये फार्मूला हमको पता है, बट ये फार्मूला कैसे आता है उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके निकालने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, द क्वांटिटी P pressure depends on h height, और इसको लिख सकते हैं हम डेप्थ, एंड डेंसिटी रो एंड g acceleration due to gravity. Find relation between them. तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि द क्वांटिटी प्रेशर डिपेंड्स अपॉन h हाइट, डेंसिटी रो एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द रिलेशंस बिटवीन देम। हमको तो पता ही होता है कि जो प्रेशर होता है वो h⁻g होता है, लेकिन ये कैसे आता है वो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके करेंगे। तो इसका करने का जो प्रोसेस होता है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज यही प्रोसेस हम सारे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो हमको बोल दिया है क्वेश्चन में कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, डेंसिटी और g एक्सेलरेशन, बट वो कितने की पावर डिपेंड कर रहा है, वो इधर 1 लिखा है, हमको नहीं पता है कि वो कितने पे डिपेंड कर रहा है। हम जस्ट उसको अज्यूम करेंगे कि वो कोई पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻x, बिकॉज x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1/2। अगर फॉर एग्जांपल अगर x की जगह पे 1 आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो जाएगा। x की जगह पे -1 आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/h हो जाएगा। मीन्स ये जो h होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जिस हिसाब से x की वैल्यू आएगी उसी हिसाब से हम h का फॉर्मूला या इसका रिलेशन इसके ऊपर से हम निकालेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर। तो डेंसिटी रेज टू y, इसको ऐसे लिख लो। और थर्ड
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू जेड। कितने की पावर पे डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता है, तो पहले जो जो क्वांटिटी दी होती है उसको इसी टर्म्स में हमको लिख लेना होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उसके बाद क्या करेंगे, तो प्रेशर होगा, इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम निकालेंगे, उसकी जगह इक्वल टू लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए के लिख दिया हमने, और क्या लिखेंगे हम कि एच रेज टू पावर एक्स, रो रेज टू पावर वाई और जी रेज टू पावर जेड। तो ऐसे हम लिख लेंगे इसको कि बिकॉज हमने प्रोपोर्शनलिटी, प्रेशर इस पर भी डिपेंड कर रहा है, प्रेशर इस पर भी, प्रेशर इस पर भी, तो हम तीनों को साथ में लिख लिए और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हमको सबका डायमेंशन तो पता होता है कि पी प्रेशर होता है, प्रेशर का डायमेंशन हमको पता होता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमने पहले वीडियो में सीखा था कि क्या होता है, MLT -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M L-1 T-2। तो प्रेशर का डायमेंशन आ गया M L-1 T-2। तो हम प्रेशर के जगह लिख देंगे M L-1 T-2। उसके बाद जो होगा हमारा नेक्स्ट डायमेंशन होगा वो L हाइट है, इसकी जगह पे तो हम लिख देंगे सेम K है। K की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, तो K की वैल्यू तो हम बाद में लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, H की जगह पे H तो लेंथ है, तो उसकी जगह L रेज टू x। रो क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में लिखते हैं, केजी में, मीन्स m, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीन्स L क्यूब। तो क्या हो जाएगा, m इंटू L रेज टू -3। डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ml रेज टू -3। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, LT -2। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने ये कैसे कर रहे हैं उसको करना सिखाया था। तो LT -2, यहाँ पे जी की जगह भी लिख देंगे हम LT -2 रेज टू पावर Z। उसके आगे का प्रोसेस हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया, तो हम क्या करते हैं इसके बाद जो जो सिमिलर टर्म्स है उसको एक तरफ रखते हैं, मीन्स सेम पावर सेम, मीन्स M वाले जितने पावर होंगे उसको एक साथ रखेंगे, L वाले जितने पावर होंगे एक साथ, और T वाले जितने पावर होंगे उसको एक साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही लिखा है सेम टू सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं T-2। सेम इस तरफ भी हम इसे ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। पहले M, तो M की पावर क्या आ रहा है, M की यहाँ पे y रह गया, तो M की पावर क्या आ रहा है, M की पावर सिर्फ y आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो M है ही नहीं x में और z में है ही नहीं, तो M की पावर सिर्फ y आ रहा है। उसके बाद L कहाँ आ रहा है, L की पावर x -3y प्लस z, तो x -3y प्लस z। बिकॉज पावर्स में ऐड करते हैं वो तो पता ही होगा आपको, 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। L रेज टू x -3y प्लस z, तो ये हो गया। और फिर t की डायमेंशन क्या आ रहा है, t चेक करो, यहाँ तो t है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ही है सिर्फ t इज इक्वल टू -2z। तो इसी तरह से हमको लिख लेना है। पहले हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना है, फिर उसका डायमेंशन लिख के हमको सिमिलर टर्म्स होते हैं उसको इक्वेट कर लेना है। तो हम बस अब पावर इक्वेट कर देंगे, सेम पावर सेम। तो यहाँ पे समझ लो 1 है, तो mm हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसके ऊपर से, बिकॉज सेम बेस, तो पावर इक्वेट कर सकते हैं हम। सेकंड L के लिए, L क्या होगा, -1 इज इक्वल टू x -3y प्लस z, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और थर्ड क्या है, t के लिए, t है टाइम, तो -2 इज इक्वल टू 2z, यहाँ का पावर और यहाँ का पावर भी हमने इक्वेट कर लिया। तो यहाँ से हमको z की वैल्यू भी मिल जाएगी 1, बिकॉज माइनस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, इस पर पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो -1 इज इक्वल टू x माइनस y की जगह 1 रख दिया तो 3 हो जाएगा, प्लस z की जगह 1 रख दिया तो 2 हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू x -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई +1। तो हमको पता चल गया कि जो x है, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 आई और z की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे,
तो के तो हमको एक्सपेरिमेंटली पता चला कि के की वैल्यू 1 आती है, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करना होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 1 आती है। और एच रेज टू एक्स, एक्स का पावर 1 आ गया, वाई के रो का पावर 1 आ गया, और जी की पावर जेड वो भी 1 आ गया। तो हमको पता चल गया कि जो प्रेशर होता है वो एच रो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं एच की पावर, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच की पावर 1, रो की पावर 1 और जी की पावर 1। सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो इसी तरह से हमको सिर्फ पता चल जाए कि वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो हम डायमेंशनल फार्मूला का एनालिसिस करके वो क्वांटिटी का हम फार्मूला निकाल देंगे। तो बहुत ही ईजी मेथड है। तो हम इसके ऊपर से थोड़े 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, और उसके बाद हम IIT JEE की क्वेश्चन इसके अंदर लेके उसको सॉल्व करने का। तो हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ pendulum depends upon length L and G acceleration due to gravity. Find formula of time period। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ एल पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। तो हमको बोला है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो सेम प्रोसेस करेंगे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स, बिकॉज एक ही टर्म है एक्स, तो एल की पावर एक्स, एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर वाई। एक्स वाई की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ए भी ले सकते हो। चलो इस बार ए और बी लेके दिखा देता हूँ हमको। यहाँ ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। जरूरी नहीं कि एक्स वाई लेना है, कोई भी टर्म आप एम एन ओ कुछ भी करके आपको तो सिर्फ उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो टी की एल रेस टू ए और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू बी। हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट निकालेंगे, के टाइम्स एल की पावर ए एंड जी की पावर बी। तो उसके बाद क्या करेंगे हमको पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो तो टी होता है, बिकॉज टाइम पीरियड टाइम, और के तो एक्सपेरिमेंटल होता है, उसको हम लिखते हैं अभी ऐसे ही। और एल की पावर क्या हो जाएगा, एल तो एल ही हो जाएगा, उसकी पावर ए, और जी हो जाएगा एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर बी। तो उसके बाद क्या करना होता है, हमने बताया था कि सेम टर्म को इक्वेट करना होता है। पहले सेम सम को एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो m तो है नहीं, l देखते हैं यहाँ पे, l की पावर a प्लस b और t की पावर -2b। उसके बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना होता है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में l का टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को कैसे इक्वेट करेंगे। तो पावर इक्वेट a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज LHS में l का टर्म है ही नहीं। तो इससे हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, t माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो -2b इज इक्वल टू 1, -2b इज इक्वल टू 1। हमने t की पावर को इक्वेट करके, बिकॉज सेम बेस है, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो अगर b की वैल्यू आ गई -1/2, तो a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो क्या करते हैं, b की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो हमको a और b की a की वैल्यू 1/2 मिल गई और b की वैल्यू मिल गई -1/2। तो हम कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक किसके पावर में है, l के पावर में, तो l रेस टू 1/2 और g रेस टू -1/2। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये -1/2 है तो नीचे आ जाएगा, वो l/g हो जाएगा। और दोनों 1/2 है, 1/2 मीन्स अंडर रूट होता है, इस पर भी है अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट, तो हम होल अंडर रूट ले लेते हैं। और यहाँ बाहर k तो है ही एक्स्ट्रा। तो एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि जो k की वैल्यू आती है वो 2 पाई के इक्वल आती है। तो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया 2 पाई अंडर रूट L/g।
जो कि होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये फॉर्मूला आप कभी देखोगे आगे, या क्या पता आप 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला देख भी चुके होंगे। तो अब हम लेते हैं JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यही प्रोसेस है। एडवांस का क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसी को भी यही प्रोसेस से फॉलो करके हमको सॉल्व कर देना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, जो कि आया था JEE एडवांस 2014 में इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन सेम है, सेम प्रोसेस है, कोई डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के लेंथ से। बस क्वेश्चन में खाली एक्सप्लेन किया है, बाकी अपने काम की जो चीज़ है वो बहुत ही थोड़ी सी है। सेम प्रोसेस है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर विच सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशंस, अ रेलवे इंजीनियर यूजेस डायमेंशनल एनालिसिस एंड अज्यूम दैट द डिस्टेंस डिपेंड ऑन मास, डेंसिटी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस d जो है डिपेंड कर रहा है कौन से चीज़ पर, डेंसिटी रो पर, इंटेंसिटी s पर और फ्रीक्वेंसी f पर। तो बोल रहा है कि जो d प्रोपोर्शनलिटी आया उसमें s⁻1/n आया, तो हमको n की वैल्यू ढूंढनी थी। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था JEE एडवांस 2014 के अंदर। तो इसको करने का भी सेम प्रोसेस है। हम क्या लिखेंगे, d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब d इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रो की पावर x, फिर इंटेंसिटी मीन्स पावर अपॉन एरिया, s पावर y एंड फ्रीक्वेंसी f पावर z। तो s की वैल्यू हमको ढूंढनी है, y की वैल्यू हमको अज्यूम कर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम फिर से। तो d क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू के बाद में लिखते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स kg पर मीटर, मास अपॉन वॉल्यूम ml-3, तो हो जाएगा ml-3 की पावर x। और s क्या होता है, s है इसमें दिया है s इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है ml2t-2 अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है t। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml2t⁻3। तो इससे हमको पावर का फॉर्मूला मिल गया ml2t-3। तो हमको पूछना है इंटेंसिटी क्या होगा, पावर अपॉन एरिया मीन्स ml2t-3 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को लिख देंगे l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला हो गया m इंटू t⁻3। तो पावर का फॉर्मूला आ गया m(t-3)/y। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। तो 1/टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t⁻1 की पावर z। ओके, तो ये सबको रफ कर देते हैं। तो हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया। हम नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमको जो सिमिलर टर्म्स होता है इसको इक्वेट करना होता है। तो यहाँ पर l आ गया सेम, तो यहाँ पर m के कौन से टर्म हैं, m⁻x प्लस यहाँ m⁻y, और यहाँ तो है ही नहीं, तो m हो गया। और l क्या हो जाएगा, -3x, यहाँ का l का टर्म है नहीं और यहाँ पे भी l का टर्म नहीं है। और उसके बाद हो जाएगा हमारा t हो जाएगा -3y -z। तो हमने पावर्स को इक्वेट कर लिया, अपने को ढूंढना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म्स को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई, m की पावर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू -y। ये पहला इक्वेशन मिल गया। सेकेंड, l की पावर यहाँ 1 है, तो -3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x होगा, तो मीन्स 1/3 हो जाएगी। तो हमको पूछा है कि y हो गया -1/3, तो s⁻1/n इज इक्वल टू s⁻1/3, बिकॉज y की पावर है 1/3। हमको सिर्फ इससे ही काम है, इसलिए बाकी दोनों को हमने नहीं ढूंढा, सिर्फ y का ढूंढ लिया। तो s⁻1/n इज इक्वल टू 1/3। तो बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर लो, 1/1 इज इक्वल टू 1/3, तो इससे मिल जाएगा n इज इक्वल टू 3।
तो जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था जिसका वैल्यू आया n=3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जे एडवांस का, जो कि कुछ अलग ही वैरायटी का है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि उसको करने का प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो IIT JEE में आया था, कौन से ईयर में आया था याद तो नहीं, बट ये IIT JEE में क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है जिसको हम सीखने की ट्राई करते हैं। अलग नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। इफ़ प्रेशर P, लेंथ L एंड मोमेंटम J आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर, लेंथ और J को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया है। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा था, M था, L था और T था। तो सबको हम इसी टर्म में यूज़ करके MLT के टर्म में उसका आंसर निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि प्रेशर P, लेंथ L और मोमेंटम J को हमने ले लिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमको एनर्जी का डायमेंशन निकालना होगा, तो फिर एनर्जी का डायमेंशन इनके टर्म में क्या आएगा वो हमको निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं इसके अंदर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन से हो गए, लेंथ L, मोमेंटम J एंड प्रेशर P। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन निकालना होगा, तो हम लिखेंगे एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर X, L की पावर Y एंड J की पावर Z। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे E=P⁻X, L⁻Y एंड J⁻Z। तो इसको भी सेम प्रोसेस से हम सॉल्व कर देंगे। तो हमको पता है कि एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mL2, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mLT-2 और L हो जाएगा तो mL2T-2। ऐसा एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा हमको डायमेंशनल। इक्वल टू लिखेंगे हम K टाइम्स P। P क्या है, हमारा प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mLT-2, एरिया होता है L2, तो हो जाएगा प्रेशर mL-1T-2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम mL-1T-2⁻⁴ उसके बाद बोला L, तो L तो होता है लेंथ, तो लेंथ को लिखेंगे L⁻Y। फिर J क्या है हमारा, J है मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास होता है kg और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा mLT-1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा mLT-1 की पावर Z। उसके बाद हम उसको सेम प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, हम सेम टर्म्स को इक्वेट कर देंगे एक बार। तो इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। देखो m की पावर हो जाएगा x, और यहाँ तो m है नहीं, यहाँ हो जाएगा z। और l की पावर हो जाएगा -x, क्योंकि यहाँ पे -x, यहाँ पे हो जाएगा +y और यहाँ पे हो जाएगा +z। थर्ड हो जाएगा t की पावर यहाँ पे हो जाएगा -2x और यहाँ पे हो जाएगा -z। तो फिर से हम क्या करेंगे, बेस सेम, तो उसके पावर्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 समझ लो, तो x + z = 1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, -x + y + z = 2। ये l की पावर को इक्वेट कर दिया, -x + y + z = 2। सेकेंड टाइम का हो जाएगा -2x - z = -2। ये टाइम की पावर को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, इसको क्या करते हैं, -2x + z = -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + z = 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है x + z = 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, x या z = 1 - x। तो यहाँ से z की वैल्यू 1 - x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2x + 1 - x = 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x + 1 = 2, x की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 1 मिल गई, तो इससे हम z की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, बिकॉज 1 - 1 0 हो जाएगी। तो x और z की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हम y की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। x की वैल्यू है 1,
वाई की वैल्यू नहीं पता, जेड की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 2, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमको 3। तो इसे हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो p⁻x है तो x की वैल्यू आ रही 1, तो p⁻1 होगा तो a या b में से आंसर होगा। फिर y 3 है तो y l की पावर y, तो y 3 किस में है, ये दोनों में है। और लास्ट में क्या है, z की पावर 0 है, तो यहाँ फर्स्ट हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज p1 l³ एंड z 0। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी को इस टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो जो एनर्जी होगा वो प्रेशर की पावर 1 और एल लेंथ की पावर 3 एंड मोमेंटम की पावर 0 पर डिपेंड करेगा। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जस्ट क्वेश्चन ने वेरिएशन कर दिया, बोला कि हमने ये 3 क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो इसका तरीका है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं IDJEE का, जिसका भी सेम प्रोसेस है, जस्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, इसलिए करवा देते हैं आपको, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था IDJEE में, ये है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं, सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन है। प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास m। द करेक्ट ऑप्शंस आर, तो 2 ऑप्शन दिया है हमको m के बारे में और 2 ऑप्शन दिया है हमको l के बारे में, तो हमको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार लेंथ l के लिए, एक बार मास m के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका आपको बेसिक सा प्रोसेस दिखा देता हूँ, उसके आगे का कैलकुलेशन आप करके इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से आंसर आएंगे। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज़्यादा आंसर इसके अंदर करेक्ट होंगे। ये JEE एडवांस का एक पैटर्न होता है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का, जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। क्या होगा कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास m। तो यूनिट ऑफ लेंथ मीन्स तो h, c और g एक बार यूनिट ऑफ लेंथ फाइंड कर, मतलब यूनिट ऑफ लेंथ बना रहे हैं, और दूसरी बार वो बना रहे हैं यूनिट ऑफ मास m। ओके, तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, h⁻x, c⁻y एंड सिमिलरली लिखेंगे हम g⁻z। ओके, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे m भी सेम क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज बोला है कि यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास m। तो m भी क्या लिखेंगे हम, h⁻x, c⁻y एंड g⁻z। तो हमने m के लिए भी सेम इक्वेशन लिख दिया और l के लिए भी सेम इक्वेशन लिख दोगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, पहले यहाँ l का डायमेंशन लिख दोगे l, उसके बाद h का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट। h क्या होता है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है वो होता है जूल सेकेंड, या तो आप E इज इक्वल टू hc/λ एक फॉर्मूला होता है, या E इज इक्वल टू h इंटू f होता है। इसी से आप एनर्जी बाई f करके h का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो आएगा जूल सेकेंड। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/t-2 इंटू सेकेंड हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा mL/t-1। जूल क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन, तो एनर्जी इंटू टाइम लिख दिया, तो ये इसका h का डायमेंशन आ जाएगा। तो h का डायमेंशन यहाँ भी लिख दोगे। इसी हिसाब से g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू g m1m2/r²। आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया है एडवांस में। तो जब आप एडवांस का करने जाओगे तब तक तो आप 11 12 दोनों पढ़ चुके होगे, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो जी का फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, F × r² तो इसी से आप जी का डायमेंशन निकाल लोगे, यहाँ पे रख दोगे। और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मीटर/सेकेंड LT-1। तो सबका डायमेंशन लिख के आप x y z की वैल्यू ढूंढ लोगे, तो लास्ट में इक्वेशन के टर्म में कोई x y z की वैल्यू आएगी। तो बोल रहा है कि c अंडर रूट है, तो मीन्स बोल रहा है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c⁻1/2। तो चेक करो, y की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर g की वैल्यू 1/2 आती है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं आती तो नहीं होगा करेक्ट। वैसे l के लिए सेम इक्वेशन, ये वैसे ही l के लिए भी इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, m के लिए भी सेम चेक कर लोगे कि m का क्या टर्म्स आते हैं। 2 टर्म इसके लिए हैं और 2 वाले इसके लिए हैं, तो आपको चेक करना है कि कौन से आंसर वेरीफाई होते हैं।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढोगे, उसके ऊपर से देखोगे कि किसकी वैल्यू 1/2 आ रही है और कौन सा पूछा है ऑप्शन के अंदर। तो इसको ट्राई करना और इसका आंसर हम मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखता हूँ कि कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे इसका आंसर करेक्टली दे पाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस करके हमने फॉर्मूला तो ढूंढ लिया, लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, किस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते या किस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं जिसको हम देखते हैं फर्दर। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या हो जाएगा? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स किस किस कंडीशन में हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये फॉर्मूला मीन्स ये मेथड है इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला इसका लिमिटेशन हो जाएगा, इट कैनॉट बी अप्लाइड ऑन। तो किस किस कंडीशन में, मतलब कौन से चीज़ में अप्लाई नहीं होगा। तो पहला कंडीशन, व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अगर फॉर्मूला में अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होगा तो उसका हम फॉर्मूला निकाल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक फार्मूला, जैसे कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं, जैसे होता है कि H = 2s cos थीटा अपॉन r rho g। तो ये फार्मूला होता है, इसके अंदर एक cos थीटा का टर्म आ रहा है, जो थीटा होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, तो ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम H को इक्वेट करेंगे और बोलेंगे कि डिपेंड करता है डेंसिटी पर, r पर, रो पर और g पर। तो ये ऐसे बोलेंगे सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, r पर, रो पर और g पर। तो उसके ऊपर से हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और इसका ये फॉर्मूला निकाल देंगे। बट ये cos थीटा का क्या, cos थीटा कैसे आएगा? cos थीटा हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल नहीं सकते, तो इसका लिमिटेशन हो जाएगा, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अभी मैं cos थीटा यहाँ पर लिख दूँ तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको तो क्या इससे डायमेंशन से मतलब है, तो इससे डायमेंशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सरफेस टेंशन का डायमेंशन r rho g डायमेंशन निकाल देगा। बस cos थीटा मैं कैसे लिख दूँ, स्क्वायर लिख दूँ, क्यूब लिख दूँ, तो cos थीटा का क्या वैल्यू आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो h या वो डायमेंशनल क्वान्टिटी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलता। तो उसका पहला लिमिटेशन क्या है, व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स सप्लीमेंट्री क्वान्टिटीज़। सेकेंड लिमिटेशन इसका हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r rho g। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, तो वो cos थीटा का टर्म कैसे आता है वो उसको पता ही नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस को। सेकेंड हमारा हो जाएगा व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स नंबर्स। तो फॉर्मूला में अगर कोई नंबर भी होगा तो भी वो नहीं बता पाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि k = हाफ या F वर्क डन = हाफ kx²। ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस करके ये फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं, बट आगे जो एक कांस्टेंट आएगा वो कैसे पता चलेगा हमको, बिकॉज ये कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 की जगह 2 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, तो भी इसको डायमेंशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर तो 1/2 आता है, लेकिन वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाते हैं। तो उसका सेकंड लिमिटेशन हो जाएगा व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स नंबर। थर्ड इसका लिमिटेशन हो जाएगा व्हेन फॉर्मूला कंटेन्स एक्सपोनेंशियल टर्म। तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म होगा फॉर्मूला के अंदर तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। a = a0 e⁻∞
तो हम अगर डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो ये दो फार्मूला निकाल पाएंगे कि ए डिपेंड करता है ए नॉट पर। बट ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी है या अल्फ़ा टी स्क्वायर है, अल्फ़ा टी क्यूब है या 1/2 अल्फ़ा टी है, तो वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज ये क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस होती है। बिकॉज ई रेस टू पावर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो ऊपर तो नंबर ही आता है हमेशा, और नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है बिकॉज ये एक रियल वैल्यू देता है, इसलिए ये तो डायमेंशन लेस है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस करके ये नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये उसका ड्रॉबैक हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। किस पे नहीं अप्लाई कर सकते? जब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो, जब फार्मूला के अंदर कोई नंबर हो या फार्मूला के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म हो। एक लास्ट होता है, तो फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनल एनालिसिस तभी भी फेल हो जाएगा जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू, जी की वैल्यू इसके डायमेंशन हो तब। जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे लिखा है पी वी इज इक्वल टू के टी, तो के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी एक डायमेंशन होता है, लेकिन वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज ये तो एक्सपेरिमेंटली नोन वैल्यू होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके दोनों साइड का फॉर्मूला इक्वेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसका डायमेंशन भी हमको इक्वेट करना पड़ेगा लेकर, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस इसके अंदर भी फेल हो जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी जो टर्म है इसका भी डायमेंशन होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसलिए जी को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज इसका डायमेंशन तो हम इसे लेते नहीं थे, हम बोलते थे कि ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू से आया है, तो उसका डायमेंशन कैसे लेंगे हम? इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस का जो ड्रॉबैक होगा वो ये भी होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है तो उसके अंदर हम वो नहीं निकाल पाते। तो ये सब थे उसके लिमिटेशंस। क्या क्या? जब एक्सपोनेंशियल फैक्टर आता है तब नहीं निकाल सकते, जब नंबर आता है तब नहीं निकाल सकते, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में कोई डायमेंशन वाला क्वांटिटी आ जाए तब नहीं निकाल सकते। तो ये सब उसके लिमिटेशंस हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और हम आगे आने वाले वीडियो में इसके कुछ IIT JEE के क्वेश्चन ले लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के, वो आपको करके दिखा देंगे एक DPP के फॉर्म में। तो आने वाला लेक्चर होगा सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करिए जिससे कि उन लोग भी ये लेक्चर देख सकें, और आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना हो तो उसके पहले बाकी सब लेक्चर देख लीजिएगा जिससे कि आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।